अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 44 जहां हमने प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एंटीबायोटिक्स के बारे में स्टडी किया था। पहले पार्ट में हमने टेट्रासाइक्लिन के बारे में स्टडी किया, उनकी क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, उनके एडवर्स इफेक्ट्स, उनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन। इसके अलावा हमने मेक्रोलाइट्स के बारे में स्टडी किया, हमने कीटोलाइट्स यानी क्लिथ्रोमाइसिन के बारे में स्टडी किया, हमने क्लिंडामाइसिन के बारे में स्टडी किया। इसी तरह जो रिमेनिंग पार्ट है जिसमें आज हम स्ट्रेप्टोग्रामिन्स के बारे में स्टडी करेंगे, ऑक्सोजोलिडाइनोन्स के बारे में स्टडी करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरामफेनिकोल के बारे में स्टडी करेंगे। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनका फार्माकोकाइनेटिक्स, इनकी ड्रग्स, इनकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, इनकी रेजिस्टेंस, एज वी नो द एडवर्स इफेक्ट्स भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम मूव करते हैं सबसे पहले स्ट्रेप्टोग्रामिन्स की तरफ। जो स्ट्रेप्टोग्रामिन्स हैं, सबसे पहले देखना है ये बैक्टीरियसिडल हैं, बैक्टीरिया की डेथ कॉज करती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका है कि ये 50S राइबोसोमल सबयूनिट पे बाइंड करती हैं। एग्जिट चैनल ऑन द राइबोसोम को कंस्ट्रिक्ट कर देती है, जहाँ से नेसेंट पॉलीपेप्टाइड ने एक्सट्रूड होना होता है, यानी कि ये उस चैनल को जहाँ से जो न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड होती है, न्यूली फॉर्म्ड हमारे पास प्रोटीन होती है, उसको ये एग्जिट नहीं होने देती, उस चैनल को ब्लॉक कर देती है, कंस्ट्रिक्ट कर देती है, ताकि हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट किया जा सके। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये हमेशा आईवी एडमिनिस्टर की जाती है। इट शोज पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट का मतलब ये है कि जब ड्रग का लेवल बॉडी के अंदर फॉल भी कर जाता है, इवन देन जो बैक्टीरियसिडल एक्टिविटी है स्ट्रेप्टोग्रामिन्स की वो कायम रहती है। इवन आफ्टर द लेवल ऑफ द ड्रग हैज़ बीन फॉल डाउन इन द ब्लड, इन द सीरम, जो किलिंग इफेक्ट ऑफ द एंटीबायोटिक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटिंग इफेक्ट है, वो क्या रहता है, वो कॉन्टिन्यू रहता है। इसमें हमारे पास ड्रग आ जाती है, कम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग्स है जिसे हम क्विनोप्रिस्टिन एंड डेल्फोप्रिस्टिन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये दोनों क्या है, बैक्टीरियसिडल हैं। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इसमें हमें नजर आती है पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोनोकोकाई के अगेंस्ट। ठीक है, जिसे हम PRSP भी कहते हैं, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस नमूना है, उसको हम नमूनोकोकाई भी कहते हैं। तो हमारे पास PRSP के अगेंस्ट हम इसको यूज़ करते हैं, मर्सा के अगेंस्ट यानी मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरिस, वर्सा के अगेंस्ट वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरिस, ई फैकिम के अगेंस्ट। एक और है ई फिकैलिस, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने देखना है कि रेजिस्टेंस स्पेसिफिकली क्यों डेवलप हो रही होती है। रेजिस्टेंस अगेंस्ट ई फिकैलिस जो है वो डेवलप हो रही होती है ईफ्लक्स पंप्स की वजह से। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि ईफ्लक्स पंप्स जो है ना बैक्टीरिया डेवलप कर लेते हैं या उनके पास पहले से समटाइम्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो भी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जो भी ड्रग उस बैक्टीरियल सेल के अंदर आ रहा होता है, बैक्टीरिया उसे बाहर को निकालते जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग एडवर्स इफेक्ट्स की तरफ। एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास क्या होता है, पेन कॉज करता है, आर्थ्रेल्जिया माइल्जिया सिंड्रोम कॉज करता है। इट इज़ अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ CYP3A4 और ये प्लाज्मा के अंदर इन ड्रग्स के लेवल्स को क्या कर देता है, इंक्रीज करवा देता है। अब वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, एस्टामिजोल, सिसाप्राइड, साइक्लोस्पोरिन, डायजिपाम, NNRTIs एंड वारफेरिन। NNRTI से मुराद है नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। इन ड्रग्स को हम लोग एंटीवायरल के चैप्टर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या हुई, आपने याद रखना है, ये बैक्टीरियसिडल है, 50S राइबोसोमल सबयूनिट पे बाइंड करती है। इसमें ड्रग्स कौन सी आती हैं, इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है, इसकी रेजिस्टेंस ई फिकैलिस स्पेसिफिकली क्यों डेवलप कर रहा होता है और कैसे डेवलप कर रहा होता है, और इसके एडवर्स इफेक्ट्स में खास तौर पर कि कौन से ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम सिस्टम का ये इनहिबिटर है CYP3A4 का, और किन ड्रग्स के लेवल को ये क्या करता है, हमारे पास इंक्रीज करवाता है। आगे हम बढ़ेंगे ऑक्सोजोलिडाइनोन्स की तरफ। ये आपने याद रखना है, इसमें 2 ड्रग्स आती हैं, इसमें 2 ड्रग्स आती हैं, कौन कौन सी, लिंजोलिड आती है और टेडिजोलिड आती है। अच्छा जी, कौन सी ड्रग आती थी, लिंजोलिड एंड टेडिजोलिड। मेनली ये क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक है। जैसे हमने पढ़ा स्ट्रेप्टोग्रामिन्स क्या है, बैक्टीरियसिडल है, लेकिन ऑक्सोजोलिडाइनोन्स क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये हमारे पास 50S राइबोसोम पे बाइंड करती है, लेकिन राइबोसोमल RNA के कौन से सबयूनिट पे बाइंड करती है, 23S राइबोसोमल RNA, जो कि 50S राइबोसोम का क्या होता है, पार्ट होता है, उसके अंदर मौजूद होता है। ये क्या करती है, tRNA राइबोसोम mRNA टर्नरी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को क्या कर देती है, हमारे पास ब्लॉक कर देती है। फिर से 50S राइबोसोम पे बाइंड करती है, राइबोसोमल RNA 22S राइबोसोमल RNA के ऊपर इनहिबिट करती है, ब्लॉकिंग इनहिबिट करती है इनिशिएशन
बाय ब्लॉकिंग फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए राइबोसोम एमआरएनए टर्नरी कॉम्प्लेक्स, यानी ये इनिशिएशन पे इफेक्ट कर रही है। ठीक है, हमारे पास जो डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस में इनिशिएशन का स्टेप आता है उसको ये ब्लॉक करती है। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को देखा जाए तो मर्सा के अगेंस्ट, पीआरएसपी के अगेंस्ट यानी पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस नमूना के अगेंस्ट, वीआरई यानी वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई के अगेंस्ट, एल मोनोसाइटोजीन्स के अगेंस्ट, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाए फुल नेम है, एंड इट इज ऑल्सो इम्प्लीकेटेड इन द सेरोटोनिन सिंड्रोम। अगर फार्माकोकाइनेटिक्स को देखा जाए तो इट इज गिवन इन ओरल फॉर्म, इट इज गिवन एज वेल एज इन द पेरेंटेरल फॉर्म। पेरेंटेरल फॉर्म में हमारे पास आईवी आ जाता है, आईएम आ जाता है, सबक्यूटेनियस आ जाता है, ये सारे फॉर्म्स पेरेंटेरल में आते हैं, लेकिन हम मोस्ट स्पेसिफिकली आईवी को कंसीडर करते हैं, लेकिन डिफरेंट ड्रग्स के लिए डिफरेंट रूट्स यूज होते हैं। इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर, इसकी जो हाफ लाइफ है वो 4 to 6 आवर्स तक है। ठीक है, अब बारी आ जाती है रेजिस्टेंस की। हाउ ऑक्साजोलिडाइनोन्स डेवलप रेजिस्टेंस? डिक्रीज्ड एफिनिटी फॉर द बाइंडिंग साइट। क्या करते हैं, जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं, जिन पॉइंट्स के ऊपर, जिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लिंजोलिड या टेडिजोलिड ने लगना होता है, ये उन बाइंडिंग साइट्स की एफिनिटी यानी अट्रैक्शन जो है उसको कम कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो ऑक्साजोलिडाइनोन्स की जो ड्रग्स हैं, इस क्लास में जो ड्रग्स आती हैं, वो इफेक्टिवली अपनी बाइंडिंग साइट पे बाइंड ना कर सके। एडवर्स इफेक्ट्स में क्या आ जाता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करता है एंड न्यूट्रोपिनिया कॉज करता है। टेडिजोलिड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। इट इज प्रो ड्रग ऑफ टेडिजोलिड फॉस्फेट एंड इट हैज हाई पोटेंसी अगेंस्ट मर्सा यानी मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरिस। अब इस सारे में जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये 50s राइबोसोम पे बाइंड करता है, बैक्टीरियोस्टेटिक है, इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी किस किस के अगेंस्ट है, और इसकी डिक्रीज एफिनिटी हो जाती है अगेन फॉर द बाइंडिंग साइट व्हेन रेजिस्टेंस इज बीइंग डेवलप्ड बाय द बैक्टीरिया। एडवर्स इफेक्ट्स एंड समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट द टेडिजोलिड दैट इट हैज हाई पोटेंसी अगेंस्ट द मर्सा। इसके बाद लास्ट पर हमारे पास एक ड्रग रह जाती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के चैप्टर का पार्ट है, जिसे हम क्लोरामफेनिकोल कहते हैं, और ये इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग भी कंसीडर की जाती है, क्योंकि इसमें हम एक डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है ग्रे बेबी सिंड्रोम, और वो हमेशा क्वेश्चंस में आ जाता है, तो आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। लेट्स मूव टू द क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल के हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को स्टडी करेंगे आज, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स को स्टडी करेंगे, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को, रेजिस्टेंस को, क्लिनिकल यूजेस को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी टॉक्सिसिटी को। मूव करते हैं क्लोरामफेनिकोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। सबसे पहले आपने देखना है इट इनहिबिट्स ट्रांसपेप्टाइडेशन। ये ब्लॉक करती है बाइंडिंग ऑफ अमाइनोसाइल मोइटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर आरएनए टू द एक्सेप्टर साइट, यानी चार्ज ट्रांसफर आरएनए को एक्सेप्टर साइट पे बाइंड नहीं होने देती वो एक्सेप्टर साइट जो राइबोसोम मैसेंजर कॉम्प्लेक्स के ऊपर मौजूद होती है। ठीक है, ट्रांसपेप्टाइडेशन को ब्लॉक करती है, एक्सेप्टर साइट पर चार्ज ट्रांसफर आरएनए को बाइंड नहीं होने देती। फार्माकोकाइनेटिक्स में देखेंगे इट इज इफेक्टिव ओरली एज वेल एज पेरेंटेरली, यानी आप इसे ओरली भी दे सकते हैं। अनदर मैकेनिज्म्स जो आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, मतलब पेरेंटेरली में मोस्टली आईवी हम क्लोरामफेनिकोल को देते हैं, तो हम इसको आईवी भी दे सकते हैं। एंड इट क्रॉसेस प्लेसेंटा, इट ऑल्सो क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी ये क्लोरामफेनिकोल जो है ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सीएनएस में भी जा सकती है। इट अंडरगोज एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग। ठीक है, इट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन अनचेंज्ड। ड्रग inactivated by hepatic glucuronosyl transferase। अभी हमने पढ़ा था it undergoes enterohepatic cycling and it is inactivated by the hepatic glucuronosyl transferase। इसका मतलब अगर किसी के अंदर hepatic glucuronosyl transferase की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरामफेनिकोल की टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी। और यही चीज़ हमारे पास अक्सर होती है ग्रे बेबी सिंड्रोम के अंदर, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ग्रे बेबी सिंड्रोम के अंदर भी क्या होता है, हमारे पास बच्चे जब प्रीमेच्योर जिनकी बर्थ होती है उनके अंदर इस एंजाइम की यानी हेपेटिक ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, और इस डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, हमारे पास बच्चे क्लोरामफेनिकोल को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते। अगर ये उन्हें एडमिनिस्टर की जाए प्रीमेच्योर बेबीज में, उनके अंदर सर्टन सिम्टम्स आते हैं, और वो उनकी जो डिस्कलरेशन बॉडी की डेवलप होती है, फेस की, हैंड्स की, उनकी स्किन की, वो ग्रे कलर की हो जाती है। उनके हैंड्स, उनका फेस, उनके स्किन जो है वो ग्रे कलर की हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको ग्रे बेबी सिंड्रोम कहते हैं। अगर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी की बात की जाए, इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नेजेरिया मेनिंजिटाइडिस एंड बैक्टीरियोइड्स। हाउ द बैक्टीरिया डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्लोरामफेनिकोल? बाय द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल ट्रांसफरेजेस, जो कि इनएक्टिवेट कर देते हैं ड्रग को। ड्रग इनएक्टिवेट हो जाएगी, ड्रग का यूज बॉडी में खत्म हो जाएगा और बॉडी उस ड्रग को एलिमिनेट कर देगी। क्लिनिकल यूजेस की तरफ आए
तो पहला पॉइंट है, इट इज अ बैकअप ड्रग फॉर सैल्मोनेला स्पीशीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोकोकल एंड मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। सैल्मोनेला स्पीशीज जो डिजीज कॉज करती हैं और न्यूमोकोकल मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस जो होता है उसके अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं, एज अ बैकअप ड्रग यूज करते हैं क्लोरामफेनिकोल। इट इज ऑल्सो यूज अगेंस्ट द रिकेट्सियल डिजीजेस, इन्फेक्शंस बाय द बैक्टीरियोइड्स फ्रिजिलिस के अगेंस्ट में इसको यूज करते हैं, एज वेल एज इट इज इम्प्लीकेटेड टॉपिकली एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, यानी आप इसे स्किन पे टॉपिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द टॉक्सिसिटी ऑफ क्लोरामफेनिकोल। नेक्स्ट हम इसकी टॉक्सिसिटी को देखेंगे जो यहाँ आपके पास मेंशन है। इट कॉजेज जीआई डिस्टर्बेंसेस, बोन मैरो को अफेक्ट करती है, ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करवाती है, एंड लास्टली इज द ड्रग इंटरेक्शन। अच्छा जी, अब जीआई डिस्टर्बेंस के अंदर ये क्या कॉज करती है, ये हमारे पास आइदर डायरेक्ट इरिटेशन करवाती है या फिर सुपर इन्फेक्शन करवा देती है बाय द कैंडिडियासिस। हमारे पास एक फंगस होती है जिसे हम कैंडिडा एल्बिकन्स कहते हैं, जो अपॉर्चुनिस्टिक है, ठीक है। जब हमारे पास बॉडी का इम्यून सिस्टम या बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा की डेथ होगी तो सुपर इन्फेक्शन कॉज करवा देगी कैंडिडियासिस, और ये कैंडिडियासिस ओरल भी हो सकता है और विजाइनल भी हो सकता है। बोन मैरो को देखें तो ये रेड सेल की मेच्योरेशन को बिल्कुल इनहिबिट कर देती है। अब रेड सेल की मेच्योरेशन कम हो जाएगी तो मतलब आरबीसी का लेवल बॉडी के अंदर क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, डिक्रीज सर्कुलेटिंग एरिथ्रोसाइट्स, और ये हमारे पास ए प्लास्टिक अनीमिया भी कॉज करवाती है। ए प्लास्टिक एनीमिया डोज डिपेंडेंट है एंड रिवर्सिबल है। डोज डिपेंडेंट एंड रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि अगर आप क्लोरामफेनिकोल के यूज को कम कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, आपका जो ये ए प्लास्टिक एनीमिया है और बोन मैरो सप्रेशन कॉज हो रही है, ये सारा कुछ क्या है, ये इनहिबिट हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, आपकी बॉडी में नॉर्मल आरबीसीज की प्रोडक्शन होने लग जाएगी और नॉर्मल लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एरिथ्रोसाइट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रे बेबी सिंड्रोम। अगर ग्रे बेबी सिंड्रोम की बात की जाए, मैंने आपको बताया था इट अकर्स इन इन्फेंट्स, वो इन्फेंट्स जो प्री मेच्योर पैदा होते हैं। और इसमें होता क्या है, हमारे पास रीजन होता है डेफिशिएंसी ऑफ हेपेटिक ग्लूकुरोनोसाइड ट्रांसफरेज। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी जो है वो हमारे पास ये 3 इफेक्ट्स कॉज करती है, ये 3 इफेक्ट्स। इट कॉजेज डिक्रीज इन आरबीसीज। अब डिक्रीज इन आरबीसीज है, ऑक्सीजन इनफ नहीं पहुंचेगी टिश्यूज को, साइनोसिस डेवलप होगा। व्हाट इज साइनोसिस? ब्लूइश डिस्कलरेशन, एज यू मस्ट हैव स्टडीड इन द सेकंड ईयर के साइनोसिस क्या है। तीसरा, कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स, कार्डियोवेस्कुलर शटडाउन करवा देती है जिसकी वजह से बेबी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फोर्थ वन इज द ड्रग इंटरेक्शन। सो हमारे पास ये इनहिबिट करती है हेपेटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को, और इन 3 ड्रग्स की हाफ लाइफ को बॉडी के अंदर इंक्रीज करवा देती है। तो हमारे पास फिनाइटोन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा अगर हम उसको साथ ले रहे हैं, टॉलब्यूटामाइड के लेवल को इंक्रीज करवा देगी और वॉरफेरिन के लेवल को इंक्रीज करवा देगी। So, the today's lecture is all about the chloramphenicol, streptogramins and oxazolidinones. हम इसको एक क्विक रिवीजन देंगे within 5 minutes ताकि आपको सारा अच्छे से रिवाइज हो जाए। So, streptogramins मैंने क्या बताया था, they are bactericidal, 50S राइबोसोमल सबयूनिट पे बाइंड करती हैं, उस कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है एग्जिट चैनल को जहां से नेसेंट पॉलीपेप्टाइड ने, नेसेंट प्रोटीन ने एग्जिट होना होता है। एडमिनिस्टर आईवी की जाती हैं, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट शो करती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड नेवर फॉरगेट दैट कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट शो करती हैं। कुछ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी आती हैं जिनको हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे, उनका भी पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है। कुछ और ड्रग्स हैं जैसे आई गेस फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं जो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट शो करती हैं। तो हमने इन ड्रग्स को याद रखना है, 2-3 ड्रग्स हैं पूरी कीमोथेरेपी के अंदर, ठीक है, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स के अंदर। अच्छा, इसमें ड्रग्स कौन सी आ जाती हैं, क्विनोप्रिस्टिन, डाल्फोप्रिस्टिन आ जाता है। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी किसके अगेंस्ट होती है, वर्सा के अगेंस्ट, मर्सा के अगेंस्ट, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोकाई के अगेंस्ट, इफैक्यम के अगेंस्ट। रेजिस्टेंस में ये इफ्लक्स पम्प्स डेवलप कर लेते हैं बैक्टीरिया इन ड्रग्स के अगेंस्ट। एडवर्स इफेक्ट्स में हमने क्या पढ़ा था, इट डेवलप्स पेन, the person can develop pain, arthralgia, myalgia syndrome, and the drug levels of estamizole, cisapride, cyclosporin, diazepam, NRTIs and warfarin जो है वो बॉडी के अंदर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्साजोलिडाइनोन्स के बारे में। इसमें लेंजोलिड आ जाता है और टेडिजोलिड आ जाता है। इट इज मेनली बैक्टीरियोस्टैटिक, 50S राइबोसोम पे बाइंड करती है। राइबोसोमल आरएनए 23S राइबोसोमल आरएनए के ऊपर इनिशिएशन को इनहिबिट करती है बाय ब्लॉकिंग द फॉर्मेशन ऑफ द टीआरएनए राइबोसोम एमआरएनए टर्नरी कॉम्प्लेक्स। इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देखें तो ये मर्सा, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई के अगेंस्ट यूज होती है। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स के अगेंस्ट, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के अगेंस्ट। सीरोटोनिन सिंड्रोम में भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओरल और पेरेंटेरल दोनों फॉर्म्स में इसको देते हैं। इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर। इसकी हाफ लाइफ 4 से लेके 6 आवर्स तक होती है। रेजिस्टेंस में इट हैज डिक्रीज्ड अफिनिटी फॉर द बाइंडिंग साइट। बैक्टीरिया डिक्रीज कर देते हैं अफिनिटी for the binding site where the oxazolidinones have to bind and show their effect. Adverse effects में thrombocytopenia आ जाता है and neutropenia आ जाता है। Tedizolid की मर्सा के अगेंस्ट इट हैज वेरी हाई पोटेंसी
and it is a prodrug of tadisolide phosphate, that is a new class of oxazolid dimers. सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लोरामफेनिकोल. इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, इसके बारे में रिवीजन देंगे. ये इनहिबिट करती है ट्रांसपेप्टाइडेशन को बाय ब्लॉकिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनोसाइल मोइटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर आरएनए टू एक्सेप्टर साइट, ठीक है, ऑन द राइबोसोम मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लेक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स में देखें तो ये हमारे पास ओरली और पेरेंटली दोनों तरह से इफेक्टिव है, ठीक है. इट अंडरगोज एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग, यूरिन में अनचेंज एक्सक्रीट हो जाती है. ड्रग इनएक्टिवेट किस तरह होती है, हेपेटिक ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफरेज से, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था नीचे ग्रे बेबी सिंड्रोम के अंदर जो एब्सेंट होता है इन्फेंट्स के अंदर जो प्रीमेच्योर जिनकी बर्थ होती है. अच्छा, इसकी एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी में आ जाता है कि ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट यूज होती है, नेजेरिया मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट, बैक्टीरियोइड्स के अगेंस्ट. फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल ट्रांसफरेजेस दैट इनएक्टिवेट द ड्रग इज द मैकेनिज्म हाउ बैक्टीरिया डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट द क्लोरामफेनिकोल. क्लिनिकल यूजेस में सैल्मोनेला स्पीशीज के अगेंस्ट, नमूनोकोकल एंड मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट हमारे पास ये एज अ बैकअप ड्रग यूज होती है. रिकेट्सल स्पीशीज के अगेंस्ट यूज होती है, बैक्टीरियोइड्स फ्रेजेलिस के अगेंस्ट यूज होती है. ये हमारे पास टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पर भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं. लास्टली हमारे पास आ जाता है टॉक्सिसिटी, जिसमें ये जीआई डिस्टर्बेंस कॉज करती है. आइदर ये डायरेक्ट हमारे पास जीआई ट्रैक्ट की इरिटेशन कॉज कर देती है, या ये हमारे पास सुपर इन्फेक्शन करवा देती है जिसमें कैंडिडियासिस कॉज करवा देती है. बोन मैरो को अफेक्ट करती है. रेड ब्लड सेल्स की इनहिबिशन कॉज रेड सेल्स की मेच्योरेशन की इनहिबिशन करवा देती है. सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ एरिथ्रोसाइट्स को डिक्रीज कर देती है. ए प्लास्टिक एनीमिया जो कि डोज डिपेंडेंट और रिवर्सिबल है. ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करवाती है जो कि इन्फेंट्स में होता है, जिसके अंदर आरबीसी डिक्रीज कर जाते हैं, साइनोसिस हो जाती है और कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाता है. रीजन क्या होता है, हेपेटिक ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी. ड्रग इंटरेक्शन को देखा जाए तो फिनाइटोइन, टोलब्यूटामाइड और वारफेरिन के लेवल को क्या करती है, इंक्रीज करती है. थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आपने एक बात याद रखनी है कि फार्माकोलॉजी के अंदर जो चैप्टर के एंड पे दिए गए एमसीक्यूज हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रॉफ एग्जामिनेशन. तो आपने हर हाल में उन क्वेश्चंस को रिवाइज करके ही जाना है जब आपका प्रॉफ हो. एकदम से आप उसे रट्टा मार ले, क्योंकि एमसीक्यूज ज़्यादातर जो है, आई मस्ट से 95%, 90 to 95% एमसीक्यूज जो प्रॉफ में आते हैं वो सारे वही एमसीक्यूज होते हैं जो हमारे पास बुक के लास्ट पे दिए गए होते हैं, ठीक है. तो आपने इस चैप्टर के एमसीक्यूज को अच्छी तरह पढ़ना है जी. तो लास्ट पर हम इस लेक्चर के कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे. हमने ईच एंड एवरीथिंग कवर कर लिया है इन 2 लेक्चर्स में, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर. लेकिन जो इसके एससीक्यू हैं, प्रॉफ एससीक्यू पास्ट पेपर क्वेश्चंस, हम उसको भी एक दफ़ा गो थ्रू करते जाएंगे. सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ लिखा है कि हाउ एरिथ्रोमाइसिन डिफर फ्रॉम एजिथ्रोमाइसिन रिगार्डिंग इट इन इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी. जो एरिथ्रोमाइसिन है वो नमूनोकोकाई पे एक्ट करती है, स्ट्रेप्टोकोकाई पे, स्टेफिलोकोकाई पे, कॉर्निबैक्टीरियम पे, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोबैक्टीरिया पर भी एक्ट करती है. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो लेस ससेप्टेबल है टू एरिथ्रोमाइसिन, लेकिन जो एजिथ्रोमाइसिन है वो माइक्रोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स पे एक्ट करती है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई पे एक्ट करती है, and it is less active than erythromycin and clarithromycin against staphylococci and streptococci. It is more active against Haemophilus influenza. और एक बात कि एजिथ्रोमाइसिन इज हाईली एक्टिव अगेंस्ट क्लेमेडिया स्पीशीज. जब वो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी पूछे तो वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में कौन कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट एरिथ्रोमाइसिन एक्ट करती है और कौन कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है एजिथ्रोमाइसिन एक्ट करती है. लेकिन इसका जो एक प्रॉपर डिफरेंस है वो टेबल में मौजूद है, हम इसको एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे. इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं बाय बाइंडिंग टू द 50th राइबोसोमल सब यूनिट. दोनों का ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एजिथ्रोमाइसिन का भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एरिथ्रोमाइसिन का भी हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. दोनों ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पैक करते हैं, एटिपिकल पैथोजेंस पैक करते हैं एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में भी यूज होते हैं. फार्माकोकाइनेटिक्स में थोड़ा डिफरेंस है हमारे पास. एजिथ्रोमाइसिन को देखा जाए तो इट हैज़ लॉन्ग हाफ लाइफ, यानी 68 आवर्स. सो अगर हम एजिथ्रोमाइसिन ले रहे हैं तो हमें ज़्यादा ड्रग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर हम एक दिन में ओरली एक दफ़ा भी ले रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन को तो उसका लॉन्ग हाफ लाइफ की वजह से वो सारा दिन उसका इफेक्ट रहेगा. लेकिन एरिथ्रोमाइसिन की शॉर्ट हाफ लाइफ है, जिसकी वजह से हमें मल्टीपल डोजेस चाहिए होंगी डेली. कॉमन यूजेस में ये हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो कि क्लेमेडिया और गोनोरिया करवाते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अगेंस्ट भी हम एजिथ्रोमाइसिन को यूज़ करते हैं. इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया. एंड इफ़ यू गाइज रिमेंबर, जो डॉक्सीसाइक्लिन है दैट इज ऑल्टरनेटिव ड्रग फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एंड एजिथ्रोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस.
इसी तरह एरिथ्रोमाइसिन भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है, सॉफ्ट स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस को एंड सर्टेन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को। अगर एडवर्स इफेक्ट्स की बात की जाए तो एजिथ्रोमाइसिन जो है उसके एडवर्स इफेक्ट्स जनरली वेल टॉलरेटेड है, हमने बर्दाश्त कर सकती है हमारी बॉडी। ये हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस करवाते हैं जैसे नोजिया, डायरिया, हेडिक कॉज करवाते हैं एंड ट्रांजिएंट लिवर एंजाइम एलिवेशन करा देते हैं, यानी लिवर की जो एंजाइम्स लिवर प्रोड्यूस करता है उनके लेवल को इंक्रीज करा देते हैं बॉडी के अंदर। अगर एरिथ्रोमाइसिन की एडवर्स इफेक्ट्स की तरफ जाएं तो इट कॉजेज नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया और ये क्यूटी इंटरवल को भी प्रोलॉन्ग करवाता है और लिवर या हम कह सकते हैं हेपेटिक टॉक्सिसिटी भी कॉज करवाता है। एजिथ्रोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, पर्टिकुलरली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा शो करवाते हैं। लेकिन जो एरिथ्रोमाइसिन है इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट की गई है, पर्टिकुलरली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड स्टेफिलोकोकल स्पीशीज जो है वो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन ये दिया गया है कि एजिथ्रोमाइसिन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब टू अ 30-year-old मेल पेशेंट ऑफ कोविड-19, इन्यूमरेट अदर मैक्रोलाइड्स। पहली बात कि अदर मैक्रोलाइड्स के नाम लिखें जो कि एरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है। एजिथ्रोमाइसिन का तो यहाँ पे नाम दिया गया तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। टेलिथ्रोमाइसिन है जो कि कीटोलाइड है, ठीक है, जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर टू मैक्रोलाइड्स है। आप चाहें तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और फाइडोक्सामाइसिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एजिथ्रोमाइसिन। अब एजिथ्रोमाइसिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि 50 राइबोसोम को बाइंड करती है, राइबोसोमल सिग्नल पे बाइंड करती है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, बैक्टीरिया की डेथ कॉज नहीं करती एंड लीस्ट रेजिस्टेंस जो है वो टेलिथ्रोमाइसिन के अगेंस्ट शो की जाती है। क्लिनिकल एप्लीकेशंस में इट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, पर्टिसेस, कॉर्निबैक्टीरियम, क्लेमेडियल इन्फेक्शंस। एडवर्स इफेक्ट्स में जीआई अपसेट कॉज करती है, हेपेटिक डिसफंक्शन कॉज करती है, क्यूटी एलोंगेशन करवाती है और CYP450 की इनहिबिशन करवाती है। लेकिन एजिथ्रोमाइसिन ये रोल प्ले नहीं करती, जो एरिथ्रोमाइसिन है वो ये काम करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे क्लिनिकल यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंड देयर एडवर्स इफेक्ट्स। हमने पढ़ा था कि प्राइमरी यूजेस भी होते हैं, सेकेंडरी यूजेस हैं और कुछ सिलेक्टिव यूजेस हैं। प्राइमरी यूजेस में हमारे पास माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के अगेंस्ट, क्लेमीडिया के अगेंस्ट, रिकेट्सिया, विब्रियोज एंड स्पाइरोकीट्स। जैसा कि मैंने पिछले पेज पे भी बताया था, इस पेज पे बताया था ऊपर कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो तो एजिथ्रोमाइसिन है, लेकिन डॉक्सीसाइक्लिन क्या है, इट इज ऑल्टरनेटिव टू मैक्रोलाइड्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। सेकेंडरी यूजेस में ये हमारे पास सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट इन्फेक्शंस इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने। सेलेक्टिव यूजेस में टेट्रासाइक्लिन्स जो है वो हमारे पास यूज होती है टेट्रासाइक्लिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर्स में जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई करवा रहा होता है। फिर डॉक्सीसाइक्लिन लाइम डिजीज की और प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया और ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिस के लिए यूज होती है। माइनोसाइक्लिन जो है वो मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। डिमिक्लोसाइक्लिन की इंपॉर्टेंट बात है कि ये रीनल एक्शंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन के जो इफेक्ट्स रीनल होते हैं, जो किडनी पे उसके इफेक्ट्स होते हैं, उनको स्टॉप करता है। और ये उन पेशेंट्स में यूज होता है जिनके अंदर ADH सिक्रेटिंग ट्यूमर्स होते हैं, यानी जिनके अंदर बहुत ज्यादा ADH की प्रोडक्शन हो रही होती है। उन पेशेंट्स को जब डिमिक्लोसाइक्लिन देंगे तो हम ADH के जो इफेक्ट्स आते हैं, बैड इफेक्ट्स आते हैं या एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। सीधा टाइजीसाइक्लिन जो है वो मर्सा के अगेंस्ट, VRE, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट, एंटेरोकोकाई के स्ट्रेन्स, बीटा लैक्टोमेज प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एनारोब्स, क्लेमेडिया एंड माइक्रोबैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज होती है। जो टाइजीसाइक्लिन के बारे में इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इट इज ऑलवेज बीइंग यूज्ड IV। सो नेक्स्ट वाज द टॉक्सिसिटी, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज द एडवर्स इफेक्ट्स। सो हम यहाँ पे टॉक्सिसिटी देख लेते हैं एक दफा। सो टॉक्सिसिटी में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, इसमें नोजिया, डायरिया आ जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग एंटेरोकोलाइटिस आ जाता है, डिस्टर्बेंसेस इन द नॉर्मल फ्लोरा होता है जिसकी वजह से सुपर इन्फेक्शन हो जाता है कैंडिडा की वजह से, कैंडिडा अल्बिकन्स करवाते हैं और उस डिजीज को हम ये कहते हैं कैंडिडियासिस, जो ओरल और वेजाइनल दोनों तरह का हो सकता है। बोनी स्ट्रक्चर जो टीथ को भी इन्वॉल्व करता है, टूथ एनिमल डिस्प्लेसिया, इरेगुलरिटीज इन बोन ग्रोथ कराता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी। अगर आप यंगर चिल्ड्रन में इसको यूज करोगे तो ये एनिमल डिस्प्लेसिया करवाएगा और क्राउन डिफॉर्मेशन करवाएगा जब परमानेंट टीथ अपीयर होंगे। हेपेटिक टॉक्सिटी उनके अंदर होती है जिनके अंदर प्री एग्जिस्टिंग हेपेटिक डिजीज होता है या वो प्रेग्नेंट पेशेंट्स होते हैं। हेपेटिक नेक्रोसिस इसका साइड इफेक्ट है। रीनल टॉक्सिटी में ये हमारे पास रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस करवाता है, फेनकॉनी सिंड्रोम कराता है और उनमें जिनके अंदर
पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग क्या होता है, रीनल डिसफंक्शन होता है। फोटोसेंसिटिविटी के लिए डिमेक्रोसाइक्लिन रिस्पॉन्सिबल है, जो स्किन की सेंसिटिविटी टू द यूवी लाइट क्या कर देता है, इनहैंस कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी में ये हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन है, जो डोज डिपेंडेंट रिवर्सिबल डिजीनेस और वर्टाइगो करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक 30-year-old फीमेल है जो मेडिकल क्लिनिक में आई है, हिस्ट्री दे रही है फाउल स्मेलिंग म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज की, विजाइनल डिस्चार्ज की आफ्टर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और 1 मिस्ड पीरियड, कि एक पीरियड उसका मिस हो गया जो था, और जो डिस्चार्ज है वो फाउल स्मेलिंग म्यूकोपुरुलेंट विजाइनल डिस्चार्ज है। उसकी यूरिन टेस्ट ने कंफर्म किया कि क्लेमेडियल इन्फेक्शन है, तो क्या हमारी ट्रीटमेंट अप्रोच होगी? अगर तो शी इज नॉट प्रेग्नेंट, वी विल गिव एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड ऑफ्लॉक्सासिन, हम इनमें से कोई भी दे सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट है लेडी तो कॉन्ट्रा इंडिकेट कौन कौन सी ड्रग्स होंगी, डॉक्सीसाइक्लिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएगी और ऑफ्लॉक्सासिन, ठीक है, जो कि एक फ्लोरोक्विनोलॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक पेशेंट है सफरिंग फ्रॉम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जिसको एरिथ्रोमाइसिन के साथ ट्रीट किया जा रहा है। गिव एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन का जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है वो ये है कि ये कॉर्निबैक्टीरियम पैक करता है, कंपाइलोबैक्टर जिजेनाई पैक करता है, क्लेमेडिया पैक करता है, क्लेमेडोफिला पैक करता है, लेजनैला पे, यूरिया प्लाज्मा, यूरिया लिटिकम और बॉर्डीडाटा पे, ग्राम पॉजिटिव ककाय पे भी एक्ट करता है लेकिन पीआरएसपी पे एक्ट नहीं करता। बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकाई के अगेंस्ट भी एक्ट करता है लेकिन मर्सा के अगेंस्ट ये इफेक्टिव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था राइट टू फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन एरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। दो जो फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंसेस हैं वो ये है, एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन की बिलियरी एक्सक्रीशन है और उसकी हाफ लाइफ 2 आवर्स है। एजिथ्रोमाइसिन यूरिन में एक्सक्रीट होती है और उसकी हाफ लाइफ 2 से 4 डेज तक है। थर्ड जो है एनलिस्ट 4 साइड इफेक्ट्स ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ये क्वेश्चन जो है जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर 45, तो उसमें हम इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ऑफ टाइगीसाइक्लिन। अब टाइगीसाइक्लिन जैसे हमने पढ़ा कि वो मर्सा के अगेंस्ट यूज होती है, वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई के अगेंस्ट यूज होती है, बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज होती है, एरोब्स के अगेंस्ट क्लेमेडिया एंड माइकोबैक्टीरियम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेट्रासाइक्लिन के एडवर्स इफेक्ट्स लिखें जो हम पहले कर चुके हैं। एंड विच अदर ड्रग्स ऑल्सो प्रोड्यूस फेनकॉनी सिंड्रोम। तो वो कौन से ड्रग्स हैं? वेल्प्रोइक एसिड, सिस्प्लेटिन, आइसोफॉस्फामाइड, फॉस्फामाइड, टीनोफोविर एंड एडिफोविर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 10-year-old बॉय है जिसको कफ और फीवर है, ही हैड एक्वायर्ड दिस इन्फेक्शन जब वो अपनी मदर के साथ स्टे कर रहा था हॉस्पिटल के अंदर, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी किसी क्रॉनिक आइलमेंट की वजह से। कल्चर इज सेंसिटिव ऑफ द कल्चर सेंसिटिविटी ऑफ हिज स्पुटम शोज स्टेफिलोकोकाई। जब उसके स्पुटम का कल्चर किया गया तो पता चला कि स्टेफिलोकोकाई उसके स्पुटम कल्चर में मौजूद थे, जो कि रेजिस्टेंट है पेनिसिलिन के अगेंस्ट एंड अदर बीटा लैक्टम्स के। तो किस मैकेनिज्म के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बीटा लैक्टम ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ली? तो वो क्वेश्चन हम देखते हैं। दो मैकेनिज्म है। फर्स्ट वन इज द इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स बाय बीटा लैक्टमेज, नेक्स्ट वन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द टारगेट पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, ये इनकी डिटेल है, इसको आप एक दफा रीड कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वन कॉर्निबैक्टीरियल इन्फेक्शन इन अ 6-year-old चाइल्ड? गिव इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग। सो कौन सी इंपॉर्टेंट ड्रग है? एरिथ्रोमाइसिन इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम। एडवर्स इफेक्ट्स वही आ जाते हैं, जीआई इरिटेशन via the stimulation of the motilin receptors जो हमारे पास GI ट्रैक में मौजूद होते हैं। इट ऑल्सो कॉजेज हाइपर सेंसिटिविटी बेस्ड एक्यूट कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस, इओसिनोफिलिया करवाती है, ऑटोटॉक्सिटी करवाती है। ड्रग इंटरेक्शन में हमारे पास एंटीकोएगुलेंट्स डाइजॉक्सिन और थियोफेलिन के लेवल्स को इंक्रीज कर देती है प्लाज्मा के अंदर, एंड इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ हेपेटिक डिसफंक्शन। दैट्स ऑल द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द एरिथ्रोमाइसिन। सो गाइज हमारा ये चैप्टर भी डन है। तो जब आप ये लेक्चर सुने तो काइंडली नोट्स की स्क्रीनशॉट साथ लेते जाइए ताकि बाद में आप इनसे रिवाइज करें और जब आप बुक से रीड करें तो आपको बेहतर तौर पर समझ आ सके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज़ को लिखिए। जब भी मौका मिला हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।